नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 मई सन 2025 अष्टमी तिथि सोमवार सुबह 7:36 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला, 10वीं कक्षा के बच्चों को मिलेंगे ग्रेस मार्क्स। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, खेत में डिग्गी बनवाने पर मिलेगी 85% सब्सिडी, बताएंगे पूरी खबर। यूपीआई यूजर्स के लिए आई खुशखबरी, अब मात्र 15 सेकंड में ट्रांसफर होंगे पैसे। पहलगाम हमला, एक्सपर्ट बोले युद्ध जन भावना पर न हो, भारत समय ले और रणनीति बनाए। इस्लामाबाद असुरक्षित है तो दिल्ली भी सुरक्षित नहीं। हरियाणा रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब बस में फ्री मिलेगी ये सुविधा। हरियाणा सीईटी में नकल रोकने के लिए आयोग ने किया पूरा इंतजाम, गड़बड़ होने पर तुरंत होगी कार्रवाई। पंजाब हरियाणा जल विवाद, रणदीप सुरजेवाला बोले सीएम सैनी और मान चिट्ठी लिखने में बिजी, 10 जिलों में बेहद भयावह स्थिति। हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल के भाई का निधन, 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, पोते ने कंधा दिया तो बेटों ने मुखाग्नि दी। हरियाणा में खेल कैलेंडर हुआ जारी, 16 मई से होंगी शुरू, कुश्ती से लेकर रग्बी तक होंगी प्रतियोगिताएं। सीबीएसई बोर्ड ने फेक नोटिस को लेकर आगाह किया, कहा 6 मई को रिजल्ट के बाद फेक है, आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। और भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका, झेलम का रोकने की प्लानिंग, एयरफोर्स चीफ पीएम से मिले। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अब बदन झुलसा देने वाली गर्मी से कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों से होने वाली बरसात और हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा नजर आ रहा है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि आने वाले कुछ समय के लिए इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार आने वाले दिनों यानी सोमवार और मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में मध्यम से भारी बरसात की संभावना जताई गई है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 5 मई को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में बरसात की 50 से लेकर 75%, तो वही कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत में 25 से 50% और बाकी जिलों में 25% बरसात के अनुमान जताए गए हैं। वहीं 6 मई को सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार में 25%, बाकी जिलों में 25 से 50% बरसात के आसार जताए गए हैं। वहीं 7 मई को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में बरसात की 25% संभावना बनी हुई है। इस दौरान बाकी जिलों में मौसम खुश्क बना रहेगा। हरियाणा जेल विभाग की तरफ से विभिन्न जेलों में भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर या सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट वर्कर या कम्युनिटी वर्कर के लिए आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार को अंग्रेजी में क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। वहीं नर्स व वार्ड बॉय के लिए एएनएम प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रशिक्षित होने चाहिए। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए स्नातक पास तथा संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव तथा कंप्यूटर का कार्य संबंधी ज्ञान होना आवश्यक है। ये भर्तियां निःशुल्क की जाएंगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। इंटरव्यू की तिथि 15 मई 2025 को सुबह 9 बजे रहेगी। सैलरी 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा के करनाल में रविवार को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में रखे गए कार्यक्रम में दादा, माता पिता, पत्नी और बहन पहुंचे। दादा हवा सिंह और पत्नी हिमांशी ने विनय की फोटो को सैल्यूट किया तो रस्म पगड़ी में विनय की पत्नी हिमांशी भावुक दिखाई दी। इस दौरान उन्हें ससुर राजेश दिलासा देते हुए नजर आए। बीती 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में आतंकियों ने शादी के 7वें दिन लेफ्टिनेंट नरवाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी भी पहुंची। उन्होंने विनय की फोटो पर फूल चढ़ाने के बाद परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमांशी के सिर पर हाथ रखा। इसके बाद जब वह सभा को संबोधित करने लगे तो भावुक हो गई। इस दौरान बहन सृष्टि भाई विनय को याद करते हुए भावुक दिखाई दी। सृष्टि ने कहा, जब वह छोटे थे तो बहुत बार एलओसी कारगिल मूवी देखते थे। यह भाई की फेवरेट मूवी थी। भाई मुझे कहते थे कि सृष्टि, तेरा भाई भी एक दिन ऐसे ही तिरंगे में लिपटा हुआ आएगा। मैं उन्हें बहुत डांटती थी। विनय लेफ्टिनेंट होने से पहले वह मेरा बड़ा भाई रहा है। सृष्टि ने कहा, डियर विनय, मेरे भैया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भाई ने पैदा होते ही मुझे अपनी गोद में खिलाया, मैं उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा में उसे कंधा दूंगी। सृष्टि ने कहा कि जिस भाई ने मुझे पटाखों के शोर से हमेशा बचाकर रखा, उसी भाई की शहादत की अंतिम सलामी की गूंज आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। जिस भाई ने मुझे आग के नजदीक तक नहीं आने दिया, उसी भाई को मैंने अपने हाथों से अग्नि दी। जो भाई मुझे कभी रोता हुआ नहीं देख सकता था, जिसे मुझे रोते देखकर उसे रोना आ जाता था, आज मैं रो रही हूँ तो वह है ही नहीं मेरे आसपास मुझे चुप कराने के लिए। शायद परमात्मा को यही मर्जी थी, जब तक मैं रहूंगी विनय रहेगा, वह अमर रहेगा। एक निराला बचपना था, एक प्यारी सी मुस्कान थी।
पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल विवाद को लेकर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने दोनों राज्यों की सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरजेवाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस समय हरियाणा पेयजल के संकट से जूझ रहा है। हरियाणा को भाखड़ा से 8,500 क्यूसेक पानी की जगह सिर्फ 4,000 क्यूसेक पानी ही मिल पा रहा है, जिसके चलते 10 जिलों में बेहद भयावह स्थिति बनी हुई है। सुरजेवाला ने कहा कि पशुओं के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा कपास के फसलों की बिजाई भी नहीं हो पा रही है, जिससे कि आगे चलकर उत्पादन पर असर पड़ना तय है। सुरजेवाला ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री को निशाना बनाते हुए कहा कि सीएम भगवंत मान और सीएम नायब सिंह सैनी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे को चिट्ठी लिखने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पानी न पहुंचने की वजह से टैंकर माफिया हावी होते दिखाई दे रहे हैं, जो कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान के सिर पर सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी केंद्र से बात करने की बजाय सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी केंद्र सरकार की परियोजना है, लेकिन वे इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि बीबीएमबी परियोजना बिजली मंत्रालय के अधीन है, लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर गायब हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य ने केंद्र सरकार की परियोजना पर कब्जा कर लिया हो। सुरजेवाला ने कहा कि डैम की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, लेकिन आज तक वहां पर सीआईएसएफ को तैनात नहीं किया गया है। हरियाणा के लाखों युवा सीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने सभी तरह की तैयारी कर ली है। अब किसी भी वक्त विज्ञापन जारी हो सकता है। कम से कम 15 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। विशेष बात यह है कि अब की बार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नकल के केस भी बनाएगा। इसका मतलब यह है कि रूम के अंदर परीक्षार्थी यदि नकल करेगा तो तुरंत UMC बनाया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, हर कमरे में 2 कैमरे लगाए जाएंगे जो कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित होंगे। जब भी कोई परीक्षार्थी नकल करने की मूवमेंट की कोशिश करेगा या फिर 2 से 3 व्यक्ति एक साथ करेंगे तो तुरंत AI यह संदेश कैमरे के माध्यम से कंट्रोल रूम भेज देगा। कंट्रोल रूम की तरफ से तुरंत सेंटर के अधीक्षक को रूम चेक करने को कहा जाएगा। यही नहीं, संबंधित रूम की सभी तरह की मूवमेंट आयोग के पास होगी। अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो तुरंत कार्रवाई होगी। प्रबल संभावना है कि वे सीएम नायब सिंह सैनी व मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के साथ बैठक कर सीईटी का विज्ञापन किसी भी वक्त जारी कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में परीक्षा के लिए 2300 से अधिक सेंटर बनाए जाने हैं। केंद्रों के हर रूम में 2 कैमरे लगेंगे। यही नहीं, सेंटर के आउटर में भी कैमरे होंगे ताकि बाहर से आने व जाने वाले हर व्यक्ति की जानकारी मिलती रहे। सुरक्षा भी कड़ी होगी। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वाटर टैंक स्कीम 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में डिग्गी यानी कि वाटर टैंक बनाकर बारिश के पानी को स्टोर कर सकेंगे और सूखे के दिनों में इस पानी को सिंचाई के लिए भी उपयोग कर सकेंगे। डिग्गी पर सोलर पैनल लगाने पर 70% सब्सिडी का भी लाभ दिया जाएगा। यह योजना माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के पोर्टल के जरिए लागू की जा रही है। अकेले आवेदन करने वाले किसान को 70% और 4 से अधिक किसानों के समूह को 85% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। डिग्गी बनाने के बाद सोलर पैनल लगाने पर अतिरिक्त 70% सब्सिडी दी जाएगी। सिंगल किसान के नाम 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए तथा समूह के लिए कुल 5 एकड़ यानी कि 4 से अधिक किसान इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है तो आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाते की कॉपी, जमीन की फर्द या इंतकाल, जमीन का नक्शा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आदि चाहिए होंगे। वहीं उपरोक्त सभी दस्तावेज के साथ CSC सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना के फायदों की बात करें तो डिग्गी में पानी स्टोर करके जरूरत पड़ने पर सिंचाई कर सकेंगे। साथ ही सोलर पैनल से ट्यूबवेल संचालित करके बिजली के खर्चे से भी बचा जा सकता है। वहीं माइक्रो इरिगेशन यानी ड्रिप या फव्वारा पर अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की गणित की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया है। इस निर्णय से 10वीं कक्षा के बच्चों को राहत मिलेगी। परीक्षा के बाद अभिभावकों व शिक्षकों ने शिकायत की थी कि परीक्षा में 3 से 4 सवाल सिलेबस से बाहर आए थे। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अब ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय लिया है। हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से कक्षा 10वीं व 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं संपन्न करवाई गई थी। 28 फरवरी को कक्षा 10वीं का मैथ का एग्जाम था। इसमें कुछ सवाल सिलेबस से बाहर के आए हुए थे। इस पर अभिभावकों व शिक्षकों ने बोर्ड को शिकायत भेजी थी। बोर्ड ने इस विषय पर विशेषज्ञों से डिस्कशन किया। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस बार मैथ के पेपर में ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि छात्रों को कम से कम 10% ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। हालांकि इसके बारे में तो पूरी जानकारी बोर्ड की तरफ से ही मिल पाएगी। अभी तक बोर्ड की तरफ से आधिकारिक जानकारी अपडेट नहीं की गई है कि बच्चों को कितने प्रतिशत ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं।
आधुनिकता के इस युग में डिजिटल भुगतान का प्रचलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। इसी कड़ी में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम में एक महत्वपूर्ण अपडेट की घोषणा की है, जो कि 16 जून 2025 से लागू होने जा रहा है। एनपीसीआई के अनुसार नए बदलाव के बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन की प्रतिक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी। लेन देन की स्थिति जांचने और भुगतान रिवर्स करने में लगने वाला समय 30 सेकंड से घटकर अब सिर्फ 10 सेकंड का रह जाएगा। इस बदलाव से यूपीआई के जरिए पैसा भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुगम हो जाएगी। रिक्वेस्ट पे और रिस्पांस पे सर्विस पर रिस्पांस टाइम 30 सेकंड से घटाकर 15 सेकंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसी एड्रेस को सत्यापित करने के लिए आवश्यक समय 15 सेकंड से घटाकर 10 सेकंड कर दिया जाएगा। इन अपडेट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूपीआई लेन देन तेजी से पूरा हो। हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयासरत था। अब सफर के दौरान बसों के अंदर भी एक नई सुविधा उपलब्ध करवाने का फैसला लिया गया है। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों खाने से ज्यादा ठंडा पानी की जरूरत होती है। कभी कभार जल्दबाजी में लोग अपने साथ पानी लेना भूल जाते हैं। लोगों की इस परेशानी को देखते हुए सूबे की नायब श्रेणी सरकार ने रोडवेज बसों में ठंडे पानी का इंतजाम करने का अहम फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि गर्मी के मौसम में हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में ठंडे पानी के कैंपर रखे जाएंगे। बस में सफर करने वाले लोगों के लिए ये सेवा बिल्कुल फ्री रहेगी। सरकार के इस फैसले के बाद सवारियों को पैसे खर्च कर ठंडे पानी की बोतल नहीं खरीदनी पड़ेगी, जिससे कि उन्हें काफी राहत पहुंचेगी। वहीं हरियाणा सरकार के इस फैसले पर लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए आभार व्यक्त किया है। इन निर्देशों में कहा गया है कि रोजाना बसों में पानी बदलकर ठंडा पानी रखना होगा। इससे कि यात्रियों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी। उन्हें पानी के लिए पैसे अलग से खर्च नहीं करने पड़ेंगे। हरियाणा में खेल विभाग ने वार्षिक खेल कैलेंडर जारी किया है। 16 मई से लेकर अगले साल फरवरी तक कुश्ती, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, रग्बी जैसे खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। लड़के और लड़कियों के अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं होंगी। जिला खेल अधिकारी रामपाल हुड्डा ने कहा कि विभाग की ओर से वार्षिक खेल कैलेंडर जारी किया गया है। इसमें खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। उम्मीद है कि जिले के खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो रविवार को सीबीएसई बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नोटिस जारी कर सर्कुलेट हो रहे एक फेक नोटिफिकेशन को लेकर आगाह किया है। बोर्ड ने कहा है कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर कोई भी जानकारी या तारीख अभी तक जारी नहीं की गई है। 10वीं और 12वीं के 2025 के रिजल्ट को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। केवल आधिकारिक सोर्सेज पर ही भरोसा करें। बता दें कि फेक लेटर में दावा किया गया है कि एकेडमिक ईयर 2024-25 का 10वीं का बोर्ड रिजल्ट 6 मई 2025 की सुबह 11 बजे जारी होने जा रहा है। आपको यहाँ पर बताते चले कि हर साल सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मई के मध्य में जारी करता है। पिछले साल 13 मई को रिजल्ट जारी किया गया था और उससे पहले 12 मई को रिजल्ट जारी किया गया था। इसी आधार पर अनुमान है कि इस साल भी इन्हीं तारीखों के आसपास सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू के रामबन में बने बगलिहार बांध से चिनाब का पानी रोका गया है। वहीं कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। उधर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक पीएम और एयर चीफ मार्शल के बीच पहलगाम हमले को लेकर बातचीत हुई है। पहलगाम हमले को 13 दिन हो चुके हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच पीएम मोदी लगातार सेना प्रमुखों से मीटिंग कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने नेवी चीफ से भी मीटिंग की थी। वहीं दूसरी तरफ रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है। पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स की एक्सरसाइज और सेना की मूवमेंट्स बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने अपने 80 जेट्स को फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया है। सेना को एलओसी की ओर मूव कराया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका से पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ी हुई है। 2 मई तक पाकिस्तान सेना ने दहशत में ही लगभग 5000 करोड़ रुपए फूंक डाले हैं। सूत्रों के अनुसार इस खर्च में हाल ही में तुर्की और चीन से खरीदे गए सैन्य साजो सामान शामिल नहीं है। पाकिस्तान आर्मी को भारतीय सेना की ओर से सबसे ज्यादा खतरा एलओसी के पास पीओके पर चल रहे टेरर कैंपों पर हमले का है। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 5 मई शाम 5 बजे इस्लामाबाद की संसद में नेशनल असेंबली का इमरजेंसी सेशन बुलाया है। सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। 26 नागरिकों की निर्मम हत्या के बाद पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है। इसी बीच भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने युद्ध के खतरों और तैयारियों को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का फैसला जनता की भावनाओं पर नहीं बल्कि रणनीतिक सोच पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अगर किसी ऑपरेशन को सफल बनाना है तो उसके 3 जरूरी तत्व हैं: स्पीड, सरप्राइज और सीक्रेसी। यह फैसला जनभावना में नहीं होना चाहिए। अजय बिसारिया ने कहा है कि अगर भारत ने सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना तो हालात
हालात बहुत बिगड़ सकते हैं और मामला एक बड़े युद्ध तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि जब आप किसी टकराव को आगे बढ़ाते हैं तो आपको सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब है कि देश को एक बड़े युद्ध के लिए भी तैयार रहना होगा, जिसमें सिर्फ सेना की ताकत ही नहीं बल्कि राजनीतिक नेतृत्व की हिम्मत और पूरे देश की एकता भी जरूरी होती है। रणनीतिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो इसका असर दोनों देशों के बड़े शहरों पर पड़ेगा। उन्होंने समझाया कि दोनों देशों के पास मिसाइलें और परमाणु हथियार है और अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो दोनों तरफ भारी नुकसान हो सकता है। सुशांत सरीन ने कहा कि भारत हमेशा रूस को अपना करीबी दोस्त और रणनीतिक साथी मानता रहा है, लेकिन हाल ही की घटनाओं से इस रिश्ते पर सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान के मामले में भारत को रूस से समर्थन चाहिए था तब रूस ने कोई खुला साथ नहीं दिया। अब सवाल उठता है कि अगर कल को भारत की चीन से लड़ाई होती है तो क्या रूस तब भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज सूबे के किसान पशुपालन क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल जिले के गांव झंझाड़ी निवासी पशुपालक सुनील मेहला की 3 गायों ने दूध उत्पादन प्रतियोगिता में क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल कर धूम मचा दी है। सुनील की HF क्रॉस ब्रिड गायों ने यह उपलब्धि हासिल कर सभी को हैरानी में डाल दिया। सुनील ने बताया कि उसके पास 150 से अधिक गाय है। इस मेले में विभिन्न राज्यों और जिलों से पशुओं ने हिस्सा लिया था, जहाँ सुनील की गायों ने अपना परचम लहराते हुए नया कीर्तिमान बनाया है। NDRI के डायरेक्टर धीर सिंह ने बताया कि मुझे इस बात की तो जानकारी नहीं है कि एशिया का रिकॉर्ड बना है या नहीं, लेकिन एशिया के रिकॉर्ड जैसा ही है। इस दुग्ध प्रतियोगिता में सुनील की लाल फीते वाली गाय ने 87.7 लीटर दूध देकर पहला स्थान हासिल किया, जो कि एशियाई रिकॉर्ड हो सकता है। वहीं नीले फीते वाली गाय ने 70 लीटर से अधिक दूध देकर दूसरा स्थान और हरे रंग की फीते वाली गाय ने 68 लीटर से अधिक दूध देकर तीसरा स्थान हासिल किया है। पशुपालक सुनील ने बताया कि वह अपनी गायों की बखूबी देखभाल करते हैं। खान पान, नहलाना और इनके रहने की जगह की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। इससे पहले भी उनकी गाय कई दुग्ध प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए अनेक इनाम जीत चुकी है। सुनील और उनकी गायों की कामयाबी अन्य पशुपालकों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। अगर आप भी अपने घर में थिएटर का मजा लेना चाहते हैं और बड़े साइज की टीवी की तलाश में हैं, तो आज की खबर आपके लिए काम की हो सकती है। इन दोनों अमेजोन पर ग्रेट समर सेल चल रही है। इस सेल में आपको 55 इंच के स्मार्ट टीवी पर शानदार डील ऑफर की जा रही है। आप मात्र 30,000 रुपए से कम में 55 इंच का स्मार्ट टीवी अपने घर पर ला सकते हैं। इस लिस्ट में पहला नंबर है एसर 55 इंच का स्मार्ट गूगल सीरीज 55 इंच के इस नए LED टीवी का आता है, जिसकी कीमत 29,999 रुपए है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर आप इसकी कीमत को और भी कम कर सकते हैं। इस LED में आपको 55 इंच का 4G अल्ट्रा डिस्प्ले, 36 वाट का साउंड, गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम और ढेर सारे OTT प्लेटफॉर्म के फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस लिस्ट में शामिल दूसरे VW 55 इंच प्रो सीरीज 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट OLED गूगल LED टीवी के बारे में बातचीत की जाए तो आपको 55 इंच के इस LED टीवी को खरीदने के लिए 27,990 रुपए खर्च करने होंगे। आपको इस पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन भी दिया जा रहा है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर आप इसकी कीमत को और भी कम कर सकते हैं। इसमें 55 इंच का 4K अल्ट्रा HD LED डिस्प्ले के साथ कई सारे लेटेस्ट फीचर दिए जा रहे हैं। अमेजन सेल में 55 इंच का TLC मेटेलिक लेस सीरीज 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट टीवी LED टीवी 29,990 की कीमत पर लिस्टेड है। इस पर आपको 1,500 रुपए तक का कूपन डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इसमें 4K अल्ट्रा HD LED डिस्प्ले, 24 वाट का साउंड, गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई सारे और बेहतरीन फीचर मिल जाते हैं। अगर आप भी इन दिनों किसी बेहतरीन LED टीवी की तलाश में है तो आप इन तीनों में से किसी को भी ऑर्डर कर सकते हैं। तीनों में मिलने वाले फीचर एकदम बेहतरीन है। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिल सकती है। FOMC मीटिंग से लेकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स, FFI, DIA फ्लो पर बाजार की सीधी नजर रहेगी। इस सप्ताह 285 से अधिक कंपनियां अपने मार्च 2025 तिमाही यानी चौथी तिमाही के नतीजे जारी करेंगे। कोल इंडिया, लार्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन कंपनी, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डाबर इंडिया, 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम और स्विगी जैसी बड़ी कंपनियों के भी रिजल्ट आएंगे। ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल ट्रेड डील की अपडेट्स के अलावा 7 मई को आने वाले फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स के फैसले पर बाजार का सीधा फोकस रहेगा। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि कम से कम अगली 2 मीटिंग्स में भी दरों में कोई कटौती नहीं होगी। इसके अलावा फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की इन्फ्लेशन और ग्रोथ फोरकास्ट को लेकर स्पीच पर भी निवेशकों की सीधी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा बाजार की नजर कई देशों की सर्विसेज, PMI डेटा समेत कई प्रमुख इकोनॉमिक डेटा सेंटर पर रहेगी। पिछले हफ्ते सेंसेक्स 1190 अंक यानी 1.5% चढ़ा। निफ्टी में भी बीते सप्ताह 229 यानी 0.95% की तेजी दिखाई दी थी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।